विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम यूनिट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड के जो नेक्स्ट टॉपिक हैं उनको स्टडी करेंगे। आज के टॉपिक हैं कैपिलरी एंड कैपिलरिटी, यानी कि केशिका नली और केशिकात्व क्या होता है। दूसरा है सरफेस टेंशन बाय कैपिलरी राइज मेथड, यानी केशिका उन्नयन विधि द्वारा किसी द्रव का पृष्ठ तनाव ज्ञात करना। आइए स्टार्ट करते हैं। कैपिलरी एंड कैपिलरिटी, केशिका नली एवं केशिका नली प्रभाव। कैपिलरी, केशिका नली क्या होती है? ए ट्यूब फॉर विच द डायमीटर इज वेरी लेस इन कंपैरिजन टू इट्स लेंथ इज नोन एज कैपिलरी, यानी एक ऐसी नली का जिसकी त्रिज्या अथवा उसका जो व्यास है वो उसकी लंबाई की तुलना में काफ़ी कम हो, तो इस तरह की जो नली का होती है इसको हम केशिका नली कहते हैं। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल ऐसे आपको आपकी दैनिक लाइफ में मिलते हैं जहाँ पर आप केशिका नली को देखते हो। अब केशिका नली प्रभाव या कैपिलरिटी क्या होती है? व्हेन ए कैपिलरी इज सबमर्ज्ड इन ए लिक्विड, द लिक्विड लेवल विल असेंड और डिसेंड इन द कैपिलरी। दिस फिनोमिनन इज नॉन एज कैपिलरिटी, यानी किसी केशिका नली को यदि मैं किसी द्रव के अंदर डुबो दूँ तो उस केशिका नली के अंदर द्रव का जो स्तर है या तो वो ऊपर की तरफ चढ़ेगा या वो नीचे की तरफ उतरेगा। तो किसी केशिका नली के अंदर द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की जो घटना होती है उसको हम केशिका नली प्रभाव या केशिकात्व कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं कैपिलरी के, केशिका नली के कुछ एग्जाम्पल हैं वो देखिए। द फ्यूल इन द लैंटर्न will rise with the help of capillary form within the thread of lamp, यानी कि जो धागा जिसे हम बत्ती बोलते हैं, और लालटेन आप जानते हो घर घरों में होती थी पहले, आजकल तो कम देखने को मिलती है। चिमनी, लालटेन या फिर कोई भी दीपक जो हम घर में जलाते हैं, तो जो हम कपास की या कोई भी जो कपड़े की जो बत्ती बनाते हैं उस बत्ती के अंदर आप देखोगे तो छोटे छोटे बहुत बारीक बारीक नलियों का फॉर्मेशन होता है और वो एज ए कैपिलरी या केशिका नली का काम करती हैं। तो उसके थ्रू जो फ्यूल है, चाहे वो हमारा तेल हो या घी हो, वो उन कैपिलरी इफेक्ट की सहायता से ऊपर चढ़कर जो हमने आग जलाई हुई है वहाँ तक पहुँचती है और उसके प्रभाव से ईंधन जो भी है वो जलता है। तो इस तरह हमारी जो लालटेन है या जो भी हम दीपक या अ, चिमनी जो हम जला रहे हैं, तो वहाँ पर जो फ्यूल आता है ऊपर तक जलने के लिए वो कैपिलरी इफेक्ट के कारण ही आता है। इन द सोइल there are formation of capillaries through which the moisture will come out from the soil and get vaporized. The farmer tillages the farm so as to break the capillaries and to stop the moisture from coming out and getting vaporized. यानी कि जब हम देखते हैं कि कोई भी किसान जब जुताई करता है, खेती करने से पहले जुताई करता है, तो उसका पर्पज़ होता है कि उस ज़मीन के अंदर जो कैपिलरी फॉर्मेशन होता है जिसके कारण जो मॉइस्चर है वो ऊपर चढ़ के ज़मीन पर आता है और फिर गर्मी के प्रभाव के कारण वो भाप बनकर उड़ जाता है। तो ये जो जुताई का प्रोसेस होता है वो यही होता है कि उस ज़मीन के अंदर नमी बरकरार रह पाए। वो जो जोतने की प्रक्रिया उसके दौरान जो कैपिलरी फॉर्मेशन था उसको ब्रेक कर दिया जाता है और ज़मीन में मॉइस्चर बनी रहती है। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। द वाटर रीचेज एट द टॉप ब्रांच ऑफ ए ट्री वाया कैपिलरी एक्शन, यानी एक पेड़ की जो हम देखते हैं कि वो नीचे से लेकर ऊपर तक हरा रहता है, उसका कारण क्या होता है कि जड़ें तो ज़मीन में जाती है जहाँ से वो पानी को लेती हैं, लेकिन कैपिलरी जो फॉर्मेशन होता है किसी भी पेड़ के अंदर, जो लकड़ी होती है उसके अंदर लिग्निन मैट्रिक्स होती है और उसके अंदर सेलुलोज फाइबर होते हैं, वो फाइबर कैपिलरी का काम करता है, वहाँ पर कैपिलरी फॉर्मेशन होता है। और इस तरह कैपिलरी की सहायता से पानी जड़ों से लेके जो किसी भी पेड़ की जो टॉप ब्रांच है वहाँ तक भी वो पहुँच जाता है और टॉप ब्रांच या जो भी पत्ती है वो भी हरी भरी रहती है। तो इस तरह हम चारों ओर कैपिलरी केशिका नली के काफ़ी सारे उदाहरण देखते हैं। अगला टॉपिक है सरफेस टेंशन यूजिंग कैपिलरी राइज मेथड, यानी कि केशिका उन्नयन विधि की सहायता से किसी द्रव का पृष्ठ तनाव ज्ञात करना। इसके लिए
Let us suppose the capillary of radius r is submerged in a liquid. In a liquid container and the liquid level ascend in the capillary up to the height of h as shown in the figure. यहाँ पर जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी डी दे रखी है, स्मॉल डी। कैपिलरी यानी केशिका नली की त्रिज्या स्मॉल आर है, और उस केशिका नली के अंदर जो द्रव का लेवल है माना वो एच ऊंचाई तक चढ़ता है। ये चित्र यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये कंटेनर है। कंटेनर आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसी के अंदर लिक्विड है। दूसरा यहाँ पर ये केशिका नली है। केशिका नली को यहाँ पर थोड़ा बड़ा दिखाया हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए क्या इसके अंदर कि कौन कौन से बल लग रहे हैं और कौन कौन से हमने यहाँ पर मैथमेटिकल जो पॉइंट्स है वो ध्यान में रखे हुए हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि जहाँ पर भी जो लिक्विड है केशिका नली के संपर्क में है वहाँ पर पृष्ठ तनाव होगा, इस लिक्विड के सरफेस पर पृष्ठ तनाव होगा। और ये पृष्ठ तनाव को हमने जैसा कि यहाँ पर दिखाया हुआ है, हम स्पर्श कोण को समझते हैं। यहाँ पर हमने थीटा से स्पर्श कोण को दिखाया हुआ है। ये एक स्पर्श रेखा नीचे की तरफ और इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पर द्रव के ऊपर एक स्पर्श रेखा खींची हुई है, थीटा यहाँ पर स्पर्श कोण है। तो इस दिशा के अंदर नीचे की ओर ये पृष्ठ तनाव लग रहा है स्पर्श रेखा की डायरेक्शन में, इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स होता है जो कि इसको बैलेंस करता है, और इसका मान हमेशा जो फोर्स लग रहा होता है उसी के बराबर होता है मान में, और परिणाम में इसके जस्ट अपोजिट होता है। तो रिएक्शन फोर्स पृष्ठ तनाव के बराबर ही होगा। अब हमने यहाँ पर इस फोर्स के रिएक्शन फोर्स को हमने दो परपेंडिकुलर फैक्टर्स के अंदर यहाँ पर हमने डिवाइड किया है। ये वर्टिकल फैक्टर है टी कोस थीटा और ये हॉरिजॉन्टल फैक्टर है टी साइन थीटा। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो ये वर्टिकल फैक्टर है यही फैक्टर वो है जो द्रव को ऊपर चढ़ने के लिए प्रेरित करता है, और इसी कारण जो केशिका नली के अंदर द्रव का स्तर है वो ऊपर की तरफ चढ़ता है। इफ द कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन द लिक्विड एंड कैपिलरी इज थीटा देन द वर्टिकल फैक्टर टी कॉस थीटा, जैसे कि हमने बात की थी अभी, विल पुल द लिक्विड अपवर्ड। यदि हमने जो पृष्ठ तनाव है उसको कैपिटल टी माना है और स्पर्श कोण को थीटा माना है, देन जो ऊर्ध्वाधर घटक है, वर्टिकल फैक्टर का मतलब ऊर्ध्वाधर जो घटक है वो टी कॉस थीटा होगा, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। एंड यही घटक जो द्रव है उसको ऊपर की तरफ लाने का प्रयास करेगा, और इसी कारण द्रव का लेवल ऊपर की तरफ चढ़ता है। अब ये टी कोस थीटा इसको लिक्विड को ऊपर की तरफ खींच रहा है। फोर्स ऑन यूनिट लेंथ विल बी टी कोस थीटा, हैंस टोटल फोर्स अलोंग सर्कम्फ्रेंस विल बी 2 पाई आर टी कोस थीटा। क्योंकि हमें पता है पृष्ठ तनाव एकांक लंबाई पर लगता है, तो एकांक लंबाई पर जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो टी कोस थीटा होगा। तो पूरा ये जो सर्कम्फ्रेंस यानी जो परिधि है यहाँ पर ये वाली, अगर आर त्रिज्या है इस कैपिलरी की जैसे कि हमने माना है, तो ये पूरे सर्कम्फ्रेंस पर लगने वाला जो बल होगा ऊर्ध्वाधर घटक वो कितना होगा। अगर एकांक लंबाई पर टी कोस थीटा है तो 2 पाई आर लंबाई, जो कि इसका सर्कम्फ्रेंस है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर लंबाई पर कितना हो जाएगा 2 पाई आर टी कोस थीटा। तो ये टोटल जो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ वो हो गया, और यही इसको लिक्विड को ऊपर की तरफ खींचता है। लिक्विड विल राइज इन द कैपिलरी अंटिल द अपवर्ड पुलिंग फोर्स बिकम्स इक्वल टू द डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि अब ये जो स्तर है द्रव का वो ऊपर तब तक चढ़ेगा जब तक कि नीचे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स इसको बैलेंस ना कर ले। और नीचे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर है, मास ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी एंड मल्टीप्लाइड बाई जी, यानी एम जी के बराबर है। तो एम यहाँ पर मास हमने लिया है इस लिक्विड का जो कि इस कैपिलरी में ऊपर की तरफ चढ़ चुका है। तो इसका मास कितना होगा, इसको मास को हम, क्योंकि डेंसिटी हमें दी गई है तो इसको हम वॉल्यूम और डेंसिटी की फॉर्म में निकालेंगे। तो मास विल बी इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास हो जाएगा वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब डेंसिटी वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको परफेक्टली सिलेंड्रिकल मान लूँ और यहाँ पर इस मेनिस्कस को मैं प्लेन मान लूँ एक बार अप्रोक्सीमेशन के लिए, तो ये एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा पाई आर स्क्वायर एल, एल यहाँ पर लंबाई है, यहाँ पर एल की जगह में एच लेंगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और डेंसिटी आपको दी गई है स्मॉल डी, तो यहाँ पर ये जो मास है वो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच डी। तो टोटल फोर्स हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच डी जी। ये तो हो गया पाई आर स्क्वायर एच डी जी, तो हो गया मास,
और जी से इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहा है। अब जब द्रव का स्तर ऊपर एक लेवल पर चढ़ के रुक जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, यानी कि ये जो प्रस्ताव के कारण ऊर्ध्वाधर घटक है जो ऊपर की तरफ खींच रहा है वो किसके बराबर हो जाता है, नीचे की तरफ लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर। बस यहाँ पर ये दोनों बराबर हो जाते हैं और इसी कारण द्रव का स्तर ऊपर चढ़ना बंद हो जाता है, और ये बैलेंसिंग कंडीशन है, और इसी कंडीशन से हम टी की वैल्यू यानी कि प्रस्थ तनाव का मान निकाल सकते हैं। द सरफेस टेंशन यानी प्रस्थ तनाव टी फॉर द लिक्विड विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी टी इज इक्वल टू आर एच डी जी अपॉन 2 cos थीटा। ये फॉर्मूला निकल के आ गया है। यहाँ पर आर त्रिज्या है नली की दी हुई है, एच आप निकाल सकते हो, आप मेजर कर सकते हो, डी डेंसिटी है लिक्विड की, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और थीटा यहाँ पर स्पर्श कोण है। तो ये फॉर्मूला आपका निकल के आ गया। साथ ही हमने यहाँ पर इसको बिल्कुल प्लेन मेनिस्कस माना था। अगर इसको हम कंसिडर करते हैं, ये जो अवतल आकृति इसको कंसिडर करते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू आर एच आर डी जी एच प्लस आर बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला मॉडिफाइड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर आर का मान जैसे कि हमें पता है कि त्रिज्या काफ़ी कम होती है उसकी लंबाई की तुलना में, और एच अगर ज़्यादा है तो आर को हम यहाँ पर नेगलेक्ट कर सकते हैं, और फॉर्मूला रहेगा टी इज इक्वल टू आर एच डी जी अपॉन 2 cos थीटा। पर आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट फॉर्मूला ये है, इस फॉर्म में होगा। इफ़ थीटा इज क्लोज टू 0 देन cos थीटा विल बी इक्वल टू 1। ये कंडीशन होती है शुद्ध पानी और ग्लास के लिए। तो फॉर प्योर वाटर एंड ग्लास थीटा इज इक्वल टू 0, देन क्या होगा, cos थीटा विल बी इक्वल टू 1। तो इस फॉर्मूले के अंदर यदि मैं थीटा इज इक्वल टू 1 रखता हूँ तो t इज इक्वल टू आर एच डी जी बाई 2। ये फॉर्मूला है शुद्ध पानी और ग्लास के लिए। तो अगर कोई न्यूमेरिकल आता है, कोई ऑब्जेक्टिव आता है, तो आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे, इन सभी को फॉर्मूले को आप लिखें और अपनी प्रिपरेशन करें, न्यूमेरिकल करें, ऑब्जेक्टिव किस तरह बन सकता है वो करें, डेरिवेशन किस तरह आ सकती है वो सब आप तैयार करें। तो आज हम यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे। गुड लक, थैंक यू।